नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बड़ौदा का बादशाह कौन। उपचुनाव होना है, तारीख डिसाइड कर दी गई है। तारीख है 3 नवंबर। 3 नवंबर को बड़ौदा की जनता अपने बादशाह का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन जनता के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश टोटल न्यूज लगातार कर रहा है। अलग अलग संगठन है, अलग अलग वर्ग है जो बैठक कर रहा है, जो रणनीति बना रहा है। इस रणनीति का क्या असर बड़ौदा के उपचुनाव पर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे बड़ौदा का बादशाह कौन में। तो इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सोनी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पानीपत के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मलिक खाप की बैठक भी हुई है, जिसमें चुनाव में राजनीतिक दलों को समर्थन देने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में लोगों के स्वविवेक से वोट डालने के अधिकार का सम्मान करते हुए किसी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को टिकट देकर साफ कर दिया है कि वो इस सीट को जीतने के लिए कितना गंभीर है। तो वहीं इनेलो कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधकर इस सीट पर विजय पाने की कोशिश कर रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी और इनेलो दोनों राजनीतिक दल मलिक खाप के समर्थन का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर चिचड़ाना गांव में मलिक खाप की बैठक हुई। बैठक में मलिक खाप के पदाधिकारी शामिल हुए। ये बैठक बड़ौदा उपचुनाव में राजनीतिक दलों को समर्थन देने के मकसद से बुलाई गई थी। इस बैठक में मलिक खाप ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का किसी प्रकार का चुनाव में समर्थन नहीं करने का फैसला लिया। बैठक में पदाधिकारियों ने राजनीतिक दलों के मलिक खाप के समर्थन के झूठे प्रचार पर नाराजगी जताई। इस बैठक से पहले भी मलिक खाप की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें साफ किया गया था कि मलिक खाप एक सामाजिक संस्था है और इसका किसी भी राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं है। पास कई पार्टीबाजी मतलब पार्टी आई है, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक जिस तरह योगेश्वर दत्त जी करे हैं, अब मलिक खाप ने मेरा समर्थन कर दिया और करोड़ रुपए दे दिए। और कल अच्छा परसों हमने एक फैसला किया था, अब ये खाप एक सामाजिक पार्टी है। ये मतलब लोगों को झगड़े, इसका उद्देश्य है वह झगड़ों का निपटारा करना जो समाज में हो रहे हैं और अमन चैन बनाए रखना है। हमारा उद्देश्य ये है। हमने एक फैसला किया था, अब वह मतलब ये जो हम ये खाप है ना, जो न तो किसी का समर्थन करती है और ना किसी का विरोध करती है। हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी वोट डाल सकता है। इस फैसले के अगेंस्ट कल कुछ इनर लोग या मतलब बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के भी हमें ऐसे है जो हम उनको जान रहे हैं, वो भी हरे खिंड के बांधगारे थे कहीं, और जो है बीजेपी में हरे खिंड के बांधगारे थे। जिस तरह एक भैंसवाड़ गाँव का सरपंच था। चलो अब उसमें क्या रहा है लास्ट? हमारा फैसला ये है जी, लास्ट हमने परसों जो फैसला किया है वो हमारा फैसला कायम है। ना हम किसी का समर्थन करते, ना किसी का विरोध करते। तो आदमी स्वतंत्र है। गलत प्रचार किया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है। मलिक खाप ने किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं देकर एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। लोकतंत्र में हर किसी को अपने विवेक से वोट देने का अधिकार होता है। अगर खाप किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती तो ये वोटर के स्वविवेक पर वोट डालने के अधिकार के खिलाफ होता। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो बड़ौदा उपचुनाव में जोर आजमाइश तेज हो गई है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियों के सबसे बड़े नेता एक दूसरे को ताना दे रहे हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे।
बिहार की बिहार वाले जाने, हरियाणा के लोग अभी तो बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव पर नजरें लगाए हुए हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में टक्कर ऐसी हो गई लगती है कि किसी एक की मरोड़ तो निकलेगी ही। दरअसल अब चुनाव प्रचार आखिरी दिनों में पहुंच गया है, इसलिए दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब हुड्डा वर्सेस बीजेपी फौज आमने सामने का मुकाबला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी इलेक्शन आता है उसमें सब पार्टियां लगती हैं और जुटती हैं। अब ये अलग बात है कि सब पार्टियों में बस नेता हैं, बहुत हैं और निर्विवाद तरीके से सब जा रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि उनके पास बाप बेटा के अलावा कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है तो बाप बेटा ही रहेंगे। दूसरे को जाते हैं तो उनका कैंडिडेट ही कह देता है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब नेता को धुतकार दिया जाता है तो नेता का माथा खराब है, क्यों जाएगा। लेकिन उस बाप बेटा को पसीने आए हुए हैं। उधर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी ने तो विधायक, सांसद, मंत्री ही मैदान में नहीं उतारे, कई तो एक महीना पहले से ही गोहाना में डेरा डाले बैठे हैं। अब डिप्टी सीएम और सीएम भी आने वाले हैं, यानी तीसरी पंक्ति से लेकर पहली पंक्ति के नेताओं की बड़ौदा में धमक, बंदूक तो सब आजमाए जाएंगे। जिनको बीजेपी वाले बापू बेटा ही सिर्फ लड़ रहे हैं, ये ताना दे रहे हैं, बापू बेटे की हिम्मत तो है कि पूरी फौज का मुकाबला अपने कंधों से कर रहे हैं। भाई आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेयरिंग पर बैठ जाए ना, छोटा नहीं करता। पहला आपने बताया था ना एक बार 2005 में 10 साल सरकार चलाई बढ़िया चलाई सबको, किसान को एक बार फिर मौका दे 10 साल से चलाते हैं। गौरतलब है कि सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं, अब जातिगत समीकरणों और प्रतिक्रिया दिखाने पर लड़ा जा रहा है। करीब 1,78,000 वोटों और 54 गांव वाली इस विधानसभा की तासीर और जमीन ठेठ देहाती है और वोटर्स ज्यादातर वो हैं जो चौधर के नाम पर बहक जाते हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। विधानसभा में आईएनएलडी की तोपें भी गरज रही हैं। एलएसपी के शोमैन राजकुमार सैनी भी अपनी डुगडुगी बजाते घूम रहे हैं। नतीजा जो भी निकले, सियासत पर उसका असर नजर आएगा, क्योंकि नेता छोटा हो या बड़ा, जनता की चौखट पर तो एक दिन आना ही होता है और अब वही दिन चल रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा ही चुके हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। वीरेंद्र सोनी साहब, क्योंकि जातिगत समीकरण एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप इस उपचुनाव में, क्या किसी भी चुनाव में दरकिरार नहीं कर सकते हैं, और मलिक खाप की बैठक हुई है, क्या लगता है आपको कितना दबदबा है मलिक खाप का, जिसमें कि यह भी कहा जा रहा है कि अपने विवेक से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, किसी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं। मलिक खाप ने बड़ा स्वागत योग्य निर्णय किया है और खापों की परंपरा भी यही है कि किसी राजनीतिक दल के प्रति उनका अनुराग या विरोध नहीं होता और ये सामाजिक कृतियों के खिलाफ है। तो इसलिए मलिक खाप ने कोई ऐसा अनोखा निर्णय नहीं किया है, वो तटस्थ रहते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। और जहाँ तक अब बड़ौदा की बात है, 4-5 दिन का समय शेष रह गया है, तो चुनाव प्रचार अपने यौवन पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कल वहाँ जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला भी वहाँ जाने वाले हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ संयुक्त जनसभाएं करेंगे, फिर एक अलग से करेंगे। आज अजय चौटाला जी भी गए, अनूप धानक मंत्री हैं वो भी गए और रणजीत सिंह चौटाला भी गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी कार्यकर्ता वहाँ जो है वह छूता नहीं है। हर विधायक, मंत्री, सांसद सभी की ड्यूटी लगा दी है और सभी वहाँ जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से 43 गाँव में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी न किसी संपर्क करने के लिए पहुंचे हैं। वहाँ महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जो हैं अपना कमलेश डांडा, वो भी पहुंची हैं और हर कोई वहाँ पहुंच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वहाँ अपनी हाजिरी लगाने अवश्य जा रहा है। और कई तो ऐसे भी हैं वहाँ जाते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं और श्रोता भी अपने साथ लेके जाते हैं और वहाँ बाद में उसको सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाव भाव ये दिखा रहे हैं कि जो उत्साह होना चाहिए वास्तव में
वो उत्साह नहीं है, क्योंकि जातीय अंकगणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस बार अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ताकत पूरी लगी है और ताकत ये और भी लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद तो माहौल और गर्म हो जाएगा। हालांकि आज रणजीत सिंह चौटाला ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद जो है जो उनका चुनाव प्रचार है और ज्यादा गति पकड़ेगा। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट करने में लगे हुए हैं कि अगर बड़ौदा का विकास हो सकता है तो तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी का यहां से विधायक बने। तो यदि विपक्ष का विधायक बनता है यानी कांग्रेस का विधायक बनता है तो क्या बड़ौदा का विकास नहीं होगा? क्या हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देने वाले मुख्यमंत्री और समान विकास का दावा करने वाले मुख्यमंत्री क्या बड़ौदा को विकास से वंचित रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस बात को प्रचारित कर रही है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही विकास हो सकता है और यह तभी संभव है जब सत्ता में भागीदारी बड़ौदा की हो। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह प्रचारित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि को उभारा जाए। वो नेक नियत वाले हैं, पारदर्शी प्रशासन दे रहे हैं और नौकरियों में भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में मनोहर लाल जी उस हिसाब से टिकते हैं? क्या इस देश वाले बेल्ट में उनका उतना प्रभाव है? कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता कितनी है, जनता में उनकी कितनी लोकप्रियता है, कितना संघर्ष करके आए हैं, ये सब बातें वहां की जनता जानती है। और बड़ौदा के विकास के बारे में जब लोग ये मानते हैं कि 6 वर्ष में विकास नहीं हुआ तो अब क्या होगा? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दलील देते हैं कि अगर हम अब जो वहां वो मंत्री और विधायक वहां चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं वो कहते हैं कि बड़ौदा के हितों की रक्षा हम करेंगे। मनोहर लाल जी भी कह रहे हैं कि बड़ौदा का मैं विधायक हूं। क्या जहां से वो चुने गए हैं, जो वहां किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां के साथ वो न्याय पहले कर रहे हैं जी? तो बड़ौदा के तो दूर की बात है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो रहा है आसान दिखाई नहीं दे रही है। जी देवेंद्र, क्योंकि खुद आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ पिता पुत्र की जोड़ी ही चुनावी मैदान में उतर आई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ब्रिगेड है। क्या लगता है, क्या कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी की पूरी ब्रिगेड उतर आई है, या फिर कांग्रेस के पास और तीसरा कोई चेहरा नहीं? देखिए रंजना, ये जो बात है भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का दरअसल बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उनको यहाँ के लोग बड़ौदा के अपना नेता मानते हैं। शायद इन दोनों की वजह से ही कृष्ण हुड्डा ने लगातार 3 चुनाव जीते थे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बड़ा नाम है। लोग वहाँ के लोग ये कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ऐसा नेता है कि हम उसको उसका कुर्ते से हाथ पकड़ लेते हैं, कभी बुरा नहीं मानते, लोगों के बीच में रहते हैं। दूसरी बात यह कि अगर ये कहा जाए कि बापू बेटे के अलावा कोई प्रचार करने नहीं आ रहा, सवाल यह है कि शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या कुलदीप बिश्नोई, उनका दरअसल वहां प्रभाव नहीं है मतदाताओं पे। वो वोट की गारंटी नहीं दे सकते। वो सिर्फ पार्टी के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, औपचारिकता निभा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। कल को ये ना कहा जाए कि दीपेंद्र भूपेंद्र के अलावा और भी बड़े नेता हैं, कहने को 5-6 बड़े नेता हैं। कैप्टन अजय यादव है, सुरजेवाला है। सुरजेवाला हालांकि बिहार में ड्यूटी दे रहे हैं, वहां उनके लिए वहां भी जरूरी है पार्टी की तरफ से। लेकिन शैलजा है, कुलदीप बिश्नोई है, किरण चौधरी है, कैप्टन अजय यादव हैं, ये बड़े नेता हैं जो 5-6 चेहरे हैं। तो लेकिन सवाल ये होता है कि भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा उन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कहने से वोट नहीं मिलेंगे, ना वो वोटर्स को इंप्रेस कर सकते। यहाँ के लोगों के लिए कांग्रेस के अगर 2 नेता हैं तो वो कैंडिडेट से ज्यादा मेरे को लगता है दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा, ये जो परिवार है, हुड्डा परिवार है, क्योंकि तीनों चुनाव इन्होंने हुड्डा परिवार के दम पे जीते हैं इस इलाके में। और वहां का वोटर जो है दीपेंद्र भूपेंद्र को अपना नेता मानते हैं और वोटर्स भी मानते हैं कि बाहर के नेता, अगर कांग्रेस के और भी बड़े नेता आ जाए, आने को राहुल गांधी भी आ सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वोटर अपील मानेंगे या साथ देंगे, समर्थन देते कि वो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर ज्यादातर इन दोनों को अपना नेता मानते। तो इसलिए जाहिर है कि दूसरे नेता इस पार्टी के, कांग्रेस के, वहां नहीं आएंगे, क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसी वजह से दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने पूरा जो जोर है अपने कंधों पर डाला हुआ है और उनको लगता है कि हमारी अपील असर दिखाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को वो औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन उनकी अपील का कोई असर होने वाला नहीं है। शायद इसी वजह से कांग्रेस के बाकी नेता दूरी बनाए हुए हैं और बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी भी मान रही है कि मुकाबला तो कांग्रेस से है
और कांग्रेस की सीट रही है। बीजेपी नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस को चिंता है अपने गढ़ को बचाने की, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम फौज, छोटे से बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, सांसद, डिप्टी सीएम, सीएम, तमाम फौज को उतार दिया है। बीजेपी कोशिश करी है कि कांग्रेस के इस गढ़ को तोड़ा जाए। इसी वजह से बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही और मुकाबला इन दोनों के बीच है। रंजना, लेकिन वीरेंद्र सोनी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, भले ही मलिक खाप ने फ्री हैंड कर दिया हो, मलिक खाप ने साफ कह दिया आप अपने विवेक से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन एक तरफ मलिक खाप का ये कहना, दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का लगातार सक्रिय होना, जातिगत समीकरण भी यहाँ एक फैक्टर है। किस तरह से आप तीनों ही चीजों को जोड़कर देखते हैं? देखिए, जातिगत समीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 1.5 वर्ष पूर्व भी यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था सोनीपत संसदीय सीट का, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,64,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन बड़ौदा एकमात्र सीट थी जहां से उनको बढ़त मिली थी। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन बड़ौदा ने उनको जो है बढ़त दिलाई थी। और ये बढ़त को उसकी हम उपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते कि भूपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ है और वहां दीपेंद्र हुड्डा की भी उतनी लोकप्रियता है। युवाओं में बड़ा उत्साह दिखाई देता है, जोश दिखाई देता है। जब भी भूपेंद्र हुड्डा चाहे ट्रैक्टर की यात्रा करें, चाहे कंबाइन पे आए, तो लोगों में एक नए तरह का एक जोश का संचार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है। हालांकि देखिए, प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन वहां उत्साह का संचार करने वाला कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि वहां सभी, कोई भी जो मंत्री है, सांसद बताया, जैसे उल्लेख किया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपना ऐसा कोई करिश्माई व्यक्तित्व वहां उतार नहीं पाई? हालांकि आज चौधरी रंजीत सिंह भी आए, तो रंजीत सिंह से उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उपलब्धियों के बारे में जवाब नहीं दे पाए। भाई, जब तक 53 वर्ष हो गए हरियाणा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कई सरकारों में भागीदारी रही है, तो बड़ौदा का विकास क्यों नहीं हुआ? अब सब बड़ौदा के विकास की बात करते हैं, सभी बड़ौदा का दर्द सभी को सताता है। लेकिन यहां देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अन्य दल हैं वो कांग्रेस को कितनी चुनौती दे पाते हैं, कितना सिरदर्द बन पाते हैं। बड़ौदा की बादशाह के बजाय बड़ौदा का खलनायक कौन होगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या इंडियन नेशनल लोकदल, दोनों दलों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है? क्या राजकुमार सैनी कितने वोट प्राप्त करेंगे? ये सब देखने वाली बात है। यदि इंडियन नेशनल लोकदल को पहले से ज्यादा वोट मिलते हैं, क्या हार जीत के अंतर को प्रभावित करेगा? जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला, हालांकि देखिए 86 वर्ष के हैं, वो मतदाताओं के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं इस अवस्था में, और उनका कहीं ना कहीं क्या मतदाताओं पर असर होता है? उधर जननायक जनता पार्टी के अजय चौटाला भी आज चले गए, वहां उन्होंने प्रचार किया, और ये उनके भी साथ का प्रदर्शन। दिलचस्प सवाल है, ये दिलचस्प पहलू भी है। देवेंद्र, बिल्कुल लाजमी सवाल है कि ठीक है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा वोट कटवा कौन होगा, इससे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए रंजना, जोगेंद्र मलिक जो इनेलो के कैंडिडेट है, आप ये मानकर चलिए वो उनको जो वोट मिलेंगे, जो जजपा का वोट, जैसा हमारा सर्वे दिखा रहा था, जजपा का जो वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो रहा, जो हमारा सर्वे भी बता रहा है, और वहां के लोग भी ये मान रहे हैं कि जजपा को वोट लोग शायद कम करेंगे। वो वोट कुछ हिस्सा उसका इनेलो को जरूर जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जो एक नेता थे, उनकी बहुत इज्जत थी। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, 85 सीटें लेकर रिकॉर्ड बना, 90 में से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 85 सीटें 1987 में। उसके 1-1.5 साल बाद वो केंद्र की राजनीति में चले गए। जब वीपी सिंह थे तो चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी देवीलाल एक अच्छी शख्सियत के नेता थे। चौधरी देवीलाल के बारे में उस टाइम ये कहा जाता था, चौधरी देवीलाल ऐसे नेता है कि कुर्सी भी उनसे शोभा पाती है, जबकि लोग कुर्सी के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। चौधरी देवीलाल के बारे में उनके नेता प्रचार करते थे कि एक ऐसे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के, गरीब लोगों का हित चाहते थे। तो चौधरी देवीलाल के बारे में अक्सर ये सुना जाता था कि उनसे कुर्सी भी शोभा पाती है। तो ओम प्रकाश चौटाला अब चौधरी देवीलाल का वास्ता देंगे लोकदल का या अपनी सरकार का। जब उनकी सरकार थी 5 साल चली, 2000 से 2005 तक, जो लोगों के उन्होंने काम किए, तो वो दूसरा उनका ये कहना था, हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ओम प्रकाश चौटाला ने इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि मैं अपनी झोली पसारूंगा।
लोग भले ही कांग्रेस बीजेपी से निराश हो, लेकिन मुझे निराश नहीं करेंगे क्योंकि मैं झोली पसार कर वोट की अपील करूंगा। तो ये कुछ इमोशनल चीजें हैं। इनेलो को कुछ वोट मिल सकते हैं, वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस कैंडिडेट, क्योंकि दोनों जाट समाज से आते हैं दोनों उम्मीदवार। जाटों के जो वोट है थोड़ा जजपा का हिस्सा और कुछ हिस्सा कांग्रेस का भी इनेलो को जा सकता है। तो ये कांग्रेस को नुकसान करेगा इनेलो। जहां तक योगेश्वर दत्त बीजेपी कैंडिडेट की बात है, उनको नुकसान करेगी। राजकुमार सैनी पहले से मौजूद है, करीब 5000 वोट लेते हुए वो दिख रहे थे हमारे सर्वे में। हालांकि जीतने हारने वाले नहीं है, लेकिन वो उलट फेर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। राजकुमार सैनी को शायद समझ आ गई है, उनको उनके शुभ चिंतकों ने समझाया है कि आपने 5 साल बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ी, जाट और गैर जाटवाद का नारा दिया, 5 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका सीधा फायदा बीजेपी को आपको क्या मिला? बीजेपी के लोग आज भी विधायक या सांसद दोबारा चुन कर आए विधानसभा लोकसभा में, लेकिन आपको तो बीजेपी ने इस्तेमाल किया और आज आप कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी को राजकुमार सैनी को ये समझ आई है कि हाँ, मेरे को बीजेपी ने इस्तेमाल किया, 5 साल में लड़ता रहा, लेकिन फायदा, सियासी फायदा बीजेपी उठा लेगी और आज ना वो एमएलए ना एमपी है और ना ही पार्टी में है। तो इसलिए राजकुमार सैनी डैमेज करेंगे, वो बीजेपी को करेंगे, योगेश्वर दत्त को करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस को नुकसान इनेलो करेगी, योगेश्वर दत्त को जितना भी नुकसान कर पाएंगे माना यह जा रहा है कि वो राजकुमार सैनी करेंगे। ठीक है वीरेंद्र सोनी साहब, एक तरफ तो मलिक खाप ने किसी भी दल को समर्थन ना देने की बात कही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तमाम ब्रांडेड नेता चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो हकीकत में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से आप योगेश्वर दत्त की बात कर ले, इनेलो की तरफ से जोगेंद्र मलिक की बात कर ले, इंदुराज नरवाल की बात कर ले, कांग्रेस की तरफ से, इनका कितना वर्चस्व आप देख पा रहे हैं? ये कितने मजबूत आपको नजर आ रहे हैं? ब्रांड हटा दीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रचार कर रहे हैं, इनका अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व कितना मजबूत नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त के व्यक्तित्व को ही बुना रही है कि वो सबसे पहले पद्मश्री विजेता हैं, उसके बाद उनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, खेल रत्न मिला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रचारित कर रही है कि आप एक ऐसे खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचाएं जिसकी अपनी पहचान है, लेकिन जिसको अगर विशेषज्ञता खेल के क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में उतारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला? ये उधर कांग्रेस का देखा जाए तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, हालांकि उसकी कोई विशेष राजनीतिक पहचान नहीं है, और इंडियन नेशनल लोकदल का भी पुराना प्रत्याशी है, लेकिन इन प्रत्याशियों की जो है उनका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। वो राजनीतिक दल को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है। बड़ौदा की लड़ाई मनोहर लाल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। हालांकि वहां पर अब जो मुद्दे हैं वो ज्यादा गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इतनी जनसभाएं हो चुकी हैं और यहाँ व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। वहां हालांकि गेहूं का ये कटाई का, धान की कटाई का समय है और गेहूं की बिजाई का समय है, किसान व्यस्त है, मजदूर भी व्यस्त है वहां के, लेकिन इतनी सभाएं हो चुकी हैं कि जो वहां का मतदाता है वो उब चुका है। अब मुद्दे किस बात के होते हैं? आज ओम प्रकाश धनखड़ जी गए तो उनका क्या था? सबसे पहले उन्होंने अपने सभा के अंदर जो बल्लभगढ़ के अंदर जो अग्रवाल कॉलेज की छात्रा की निकिता तोमर की नृशंस हत्या हुई है उस पर पहले शोक व्यक्त करने के लिए मौन रखवाया, और उसका दोष जो है कांग्रेस पर पड़ा। और उधर कांग्रेस की कुमारी शैलजा जो आज वहां बड़ौदा में थी, उन्होंने ये कहा कि अपराधी का कोई भी जो है वो जाति नहीं होती, उसके खिलाफ कड़ी दृढ़ता से कार्रवाई करनी चाहिए। और इधर वहां पर अपने रणदीप सुरजेवाला जी चाहे बिहार में हो, लेकिन उनका ध्यान हरियाणा के अंदर आज पंचकूला के अंदर माता मनसा देवी गौशाला के अंदर 80 से ज्यादा गाय के जो विषाक्त पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। जी, ये देखने वाली बात है, मुद्दे तो यहाँ लुप्त होते जा रहे हैं और यहाँ का मतदाता भी अब उब चुका है। इतना लंबे समय से प्रचार चल रहा है, ये बात ध्यान में देने वाली है। यहाँ मुद्दे लुप्त होते जा रहे हैं। समय मेरे पास बहुत थोड़ा है, आप दोनों से ही एक सवाल बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी, क्योंकि मलिक खाप की यहाँ पर बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत प्रभाव है इस क्षेत्र में। ऐसे में मलिक खाप का ये कह देना कि हम किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देंगे, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, इस फैसले का कितना प्रभाव? बहुत संक्षेप में जवाब देवेंद्र कथूरिया पहले आपसे। देखिए रंजना, मलिक खाप हालांकि प्रभावशाली है, मलिकों की बहुत अच्छी खासी तादाद है, लेकिन सवाल यह है कि मलिक खाप अगर समर्थन देती है इनेलो को तो क्या इनेलो कैंडिडेट जीतेगा? शायद संभावना ये है नहीं जीतेगा। तो उससे उन पर एक सवाल भी उठेगा, क्योंकि अगर वो इनेलो को समर्थन देते हैं, उनको लगता है इनेलो कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, स्थिति कमजोर है, लेकिन वो अपनी एकजुटता और पार्टी को बचाने की लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। और अगर वो देते हैं समर्थन इनेलो को तो दूसरे नाराज हो जाएंगे
बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, इसलिए वो तटस्थ रहना ही उन्होंने ठीक समझा है और यही फैसला उन्होंने किया है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, देखिए वहाँ मलिक खाप का प्रभाव है, लेकिन दूसरे भी वहाँ गोत्र हैं, वहाँ कुंडू के भी हैं, दैया के भी हैं, नरवाल के भी हैं, तो सबका अपना अपना है। इसमें कोई राजनीतिक निर्णय नहीं किया, तो उन्होंने एक अच्छी परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये जो चुनाव है, जो जुबानबाजी का ये युद्ध है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे बढ़ेगा और ये चुनाव और रोचक दौर में जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक अच्छा फैसला मलिक खाप की तरफ से लिया गया है, एक अच्छी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से यही देखने को मिलेगा कि हर कोई अपने अपने विवेक से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन बड़ौदा की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि जमीनी मुद्दों के आधार पर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा टोटल न्यूज।